हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दैनिक टेक्निकल क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे एसी सर्किट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें से हमने 24 क्वेश्चंस फर्स्ट सीरीज में कंप्लीट कर लिए थे। तो ये आपका दूसरा टेस्ट सीरीज है जिसमें 25 से और नेक्स्ट आगे तक हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। 25 प्रश्न देखो। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दी। यदि समीकरण दे रखा है तो उस समीकरण की तुलना कर लेते हैं आइडियल समीकरण से। तो ये आइडियल समीकरण होती है आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब पूछ रहा है इस समीकरण का औसत मान क्या होगा, और औसत मान होता है 2im/पाई, ठीक है ना। तो अब देखो आई एम का मान हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, जो अपन की आइडियल समीकरण उससे हम तुलना करके। तो आई मैक्स का मान प्राप्त हो जाएगा 42.42। तो 2 गुना 42.42 बटे पाई रखेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 26.99 एम्पियर आएगा, लगभग 27 एम्पियर के अराउंड ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल फॉर्मूला याद रखना है। औसत मान का फॉर्मूला होता है 2im/पाई केवल, ठीक है ना। आई मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल के ले आएंगे। इस वैल्यू को यहाँ पे अपन पुटअप करेंगे, मान रखेंगे और अपन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 26 आधे चक्र के लिए। देखो भैया जी, केवल आधे चक्र की बात कर रहा है, नहीं कि पूरे चक्र के लिए। आधे चक्र का मतलब क्या है, एसी की केवल इस वेव्स की बात कर रहा है जिसमें पर्टिकुलर समय में जो धारा का मान है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है, 0 2 2 3 4 5 8 10 ऐसे दे रखा है। तो ये पूछ रहा था इसका औसत मान ज्ञात करना है। देखो औसत मान का फॉर्मूला क्या है, 2im/पाई। लेकिन ये पूरे चक्र के लिए भैया जी, किसके लिए, पूरे चक्र के लिए। लेकिन वो बात कर रहा है आधे चक्र के लिए। आधे चक्र के लिए ये फॉर्मूला होता है im/पाई। im/पाई im का मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो इस पूरी समीकरण में देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10। तो im का मान अपने पास im बराबर आ गया 10। तो im का मान रखेंगे 10 बटे पाई का मान 22/7। जब इसको हल करेंगे तो ये निकल के आएगा 3.18 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये भी आंसर इसमें थोड़ा गलत दे रखा है, इस आंसर को संशोधित करना है और संशोधित करने के बाद 3.18 एम्पियर अपनों को लिखना है, ठीक है ना। कई बार पेपर बनाने वाले या प्रश्न बनाने वाले खुद ही कई बार आंसर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा आप सीरियसली ना लें, ठीक है ना। क्योंकि बाकी तो मैं बता ही रहूँगा आपको सही कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्या इसका आंसर नहीं होना चाहिए। तो क्या है ना, हम टाइपिंग करते हैं तो कई बार आंसर हमसे खुद से गलत लिखा ही टाइप हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न को पहले तो आप आसानी से पढ़ो और उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर देने की कोशिश करो। मैं समझ सकता हूँ जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आई एम श्योर इसको आप पढ़ते रहो, 1-2 बार इसको वीडियो को देखो तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें दिमाग में आपके बैठने लग जाएंगी। आपको वीडियो जितना देखोगे उतना ही सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। बाकी जब हम डिटेलिंग में इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को बाकायदा फॉर्मूले को ड्राइवेशन करेंगे कि किस तरह से फॉर्मूला बन के आया है। लेकिन फिलहाल मेरा लक्ष्य यह है कि जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पहले उनको कंप्लीट करवाऊँ, उसके बाद में डिटेलिंग में पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है ना, 26 में ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इस आंसर को संशोधित कर लेना, 3.18 इसमें आंसर लिख लेना। एम्पियर करंट है तो एम्पियर क्या इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 27 जयावक्रीय सप्लाई। जयावक्रीय का मतलब एसी सप्लाई, जिसका चरमान का मतलब है मैक्सिमम मान। देखो हमें हिंदी वाले शब्द तो याद रखने ही रखने, लेकिन कोशिश करो कि सारे जो पर्टिकुलर वो शब्द हैं वो इंग्लिश में ज़रूर याद रखें आप, ठीक है ना। इससे बहुत कुछ मदद मिलती है। तो ये पूछ रहा है आरएमएस का मान क्या होगा। तो आरएमएस बताया मैंने पिछली वीडियो में, आरएस का मान होता है बी मैक्सिमम बाई √2। आंसर है कि ऐसा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 100/√2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या आरएमएस वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इस प्रश्न को। देखो एक इक्वेशन दे रखी ई बराबर 2 से, ये 2 से भैया जी, ये 2 से है,
ठीक है ना। 2 से साइन 3140 की प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक लोड पर लगाई जाती है जिसका प्रतिरोध R दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो परिपथ में प्रभावित होने वाली अधिकतम धारा, देखो जो अधिकतम धारा के लिए B बराबर IR का प्रयोग करेंगे, ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। अपन के पास R का मान दे रखा है और B का मान अपन के पास है, इस इक्वेशन से पुटअप कर लेंगे, बताया ना मैंने। E बराबर क्या होती है V मैक्सिमम, और V मैक्सिमम ही अपन को निकालना है, तो B मैक्सिमम का मान आ जाएगा 2 है, तो रखो इसमें, तो B बराबर IR हो गया, ठीक है ना। B का मान आ गया 2 है, I का मान अपन को ज्ञात करना है, R का मान ऑलरेडी उसने दे रखा है 20 आ गया, तो I बराबर हो गया 2 से बटे 20, 2 से बटे 20, इसको जब काटेंगे तो 10 एम्पियर की करंट अपन के पास निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, 28 का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 29, दो प्रत्यावर्ती परिणामों को, देखो दो प्रत्यावर्ती जो राशि होती हैं एसी राशि, इनको हमेशा सदिश के द्वारा ही जोड़ा जाता है, नॉर्मली इनको नहीं जोड़ा जा सकता, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट देखो, ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है और लगभग मुझे लग रहा है शायद 3 या 4 बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को बेब्स देखो A B और C ये दे रखी इस तरह। अब हमें नीचे दिए हुए कथनों को पढ़ना है और अपना आंसर पुटअप करना है। देखो आरेख ए मतलब ये वाला AC दर्शाता, यस ये बात करेक्ट है, AC को दर्शाता है। नेक्स्ट देखो आरेख बी अर्ध तरंग परिशोधन DC दर्शाता, नहीं ये बात गलत है अपने पास में। आरेख सी DC दर्शाता ना, ये DC नहीं दर्शाता। सभी आरेख AC दर्शाते, ये बात सही है बिल्कुल। देखो ये भी AC का है, ये भी AC का है और ये भी AC का। देख लो भैया जी AC और DC में थोड़ा सा अंतर देख लो। देखो यदि इस वेव ये नीचे तक जाती है ना तो ये समझ लो अब AC है, और सब में यही प्रतिक्रिया हो रही है। ये ऊपर गया, इसका आधा पोर्शन भाग यहाँ, ये ऊपर भी है और नीचे भी पोर्शन, इसका नीचे भी और इसका पोर्शन, मतलब प्लस माइनस में यदि वैल्यू रहेगी, प्लस माइनस में यदि वैल्यू रहेगी तो वो पूरी धारा कहेगी AC वेव कहेंगे उसको। DC में क्या है, केवल आपको एक ही तरफ मिलेगी, ठीक है ना। देखो ये भी DC में ही आता है, इस तरह की वेव सी किस में आएंगी, DC में ही आपको, क्योंकि ये है ना केवल प्लस वाले पॉइंट के भाग चले, नीचे इनका कोई वैल्यू ही नहीं है नीचे। ये भी आपकी DC में आएगी, ये भी आपकी DC में निकल के आएगी, ठीक है ना। तो इस वेव्स को जरूर आपको याद रखना है। यदि दोनों डायरेक्शन में उसका मान है प्लस और माइनस में, तो वो तो वेव रहेगी AC वेव्स रहेगी, और ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ इसकी वैल्यू हो तो हम उसको कहेंगे DC सप्लाई, DC वेव के नाम से उसको जानेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, AC को खालिस्तान द्वारा आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। देखो AC के वोल्टेज को कहना चाहिए था, लेकिन अपन मतलब इसका केवल वोल्टेज ही समझेंगे, ठीक है ना। देखो AC के मान को ट्रांसफॉर्मर की सहायता से आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है और आसानी से घटाया भी जा सकता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, शुद्ध प्रतिरोध प्योर रेजिस्टेंस की बात कर रहा है भाई, प्योर रेजिस्टेंस कहते हैं, प्योर रेजिस्टेंस शुद्ध प्रतिरोध में शक्ति गुणांक का मतलब होता है पावर फैक्टर, ठीक है ना। और ये पावर फैक्टर मैंने आपको बता दिया cos फाइव R/Z भी होता है, ठीक है ना। ये B और I के बीच का एंगल होता है, इसी को हम पावर फैक्टर के नाम से या फिर शक्ति गुणांक के नाम से जाने। देखो यदि प्योर है, बिल्कुल प्योर प्रतिरोध है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके मध्य जीरो एंगल का मतलब है इकाई रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट देखो, शुद्ध इंडक्टिव, देखो शुद्ध प्योर इंडक्टिव हो मतलब L हो या प्योर कैपेसिटर हो, सब में 90 डिग्री का फेज एंगल होता है, कितने का, 90 डिग्री का होता है, cos 90 का मान होता है 0, तो भैया पावर फैक्टर आ गया 0, तो सून आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो शुद्ध कैपेसिटर बताया था मैंने, शुद्ध या तो इंडक्टर हो या शुद्ध कैपेसिटर हो, I और B के मध्य में 90 डिग्री का कोण रहता है, I और B के मध्य में 90 डिग्री का कोण रहता है, उस कोण के कारण जो इनका पावर फैक्टर है वो हमेशा शून्य प्राप्त होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 35, RLC सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी, ठीक है जी।
ये पूछ रहा है जिसमें शक्ति गुणांक का रिलेशन है, मतलब एक्सएल का मान बड़ा है और एक्सी का मान छोटा है। ठीक है, देखो जिसका मान बड़ा है उसी के अनुपात में रेशो रहेगा। तो देख एक्सएल का मतलब है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का मतलब कोयल है, और कोयल का हमेशा होता है लैगिंग होता है, मतलब हमेशा घटता है, तो उसको हम कहेंगे लैगिंग को पश्चगामी कहेंगे हमेशा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये रिलेशन जस्ट उल्टा होता तो फिर हम लीडिंग पावर फैक्टर कहेंगे। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब अग्रगामी पावर फैक्टर रहेगा। तो देखो इसमें इंडक्टेंस का रोल ज़्यादा है, मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, और इंडक्टेंस के केस में हमेशा पश्चगामी मतलब लैगिंग कैपेसिटर और लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये पावर फैक्टर क्या है, कैसे लैगिंग होता है, कैसे लीडिंग होता है, कैसे इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, वो तो जब हम बिल्कुल डिक्लेयर्ड में पढ़ेंगे, पूरा संपूर्ण सिलेबस डिटेलिंग में जाएंगे, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना। तो अब तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बात मैं आपको हर बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको ये ना लगे कि हमारे समझ में तो आ ही ना रहा। ये बहुत बहुत आसान प्रश्न है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ये इससे आसान कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसा समझ लो। इलेक्ट्रिकल के में, इलेक्ट्रिकल या टेक्नीशियन या जो भी ट्रेड है उसमें सबसे आसान प्रश्न है, यदि आपको कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा इसको ध्यान रखो आप। चलो नेक्स्ट देखो, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा। देखो शुद्ध इंडक्टेंस, देखो इंडक्टेंस का मतलब होता है एज ए कॉइल चौक होती है। ठीक है ना। और ये धारा के मान के विरुद्ध कार्य करती है। ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं धारा के विरुद्ध कार्य करेगी तो लेट पहुंचेगी धारा, तो इसको कहेंगे 90 डिग्री से पश्चगामी होती है। यदि यही केस होता कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस वोल्टेज का रोल है, तो वो वोल्टेज फिर पश्चगामी हो जाएगा। तो देखो शुद्ध इंडक्टेंस परिपथ में धारा का मान 90 डिग्री से पश्चगामी मतलब लैगिंग होता है 90 डिग्री से। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये शुद्ध कैपेसिटेंस आ गया, और वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है। तो देखो कैपेसिटेंस के मध्य हम आवेश को स्टोर करते हैं, आवेश मतलब वोल्टेज को मान सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज पहुंचेगा पीछे और करंट पहुंचेगा बाद में। ठीक है ना। तो इसी के लिहाजे से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री से पश्चगामी होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। शक्ति गुणांक मतलब कोस फाई, ये तो मैंने आपको कई बार बनाई थी, आर अपॉन जेड इज द करेक्ट आंसर है। कैसे में हो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इसको कहेंगे कोस थीटा, तो आर अपॉन जेड इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो इसको कहेंगे पावर ट्रिंगल। इसको पावर ट्रिंगल से हम आसानी से याद रख सकते हैं। आप चित्र में देखो एस पी क्यू। ठीक है ना। तो उससे लिहाजे से पहले देखो कॉस फाई पूछ रहा है, मतलब पावर फैक्टर कहीं ना कहीं मान है, तो कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड। ठीक है ना। तो आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है किलोवाट बटे, और जेड का मतलब क्या, के बी ए, और कोस थीटा है ये। ठीक है ना। तो के डब्ल्यू हो जाएगा के बी ए गुना कोस थीटा। तो सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको पावर ट्रिंगल से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी परिपथ में कौन सा, देखो पहली बात ये डीसी परिपथ में पावर फैक्टर नहीं होता। डीसी परिपथ में पावर फैक्टर नहीं होता, किसमें, डीसी सप्लाई में। जब पावर फैक्टर नहीं है तो कॉस और साइन का आना ही गलत है, तो ये भी गलत, ये गलत, ऑटोमेटिक ये निकल के आ गया। देखो डीसी सर्किट में होता है P बराबर V गुना I, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आवृत्ति के घटने से परिपथ में इंडक्टिव प्रतिघात का क्या असर होगा। देखो ऐसे प्रश्न को हल करने से पहले आप फॉर्मूला लिख लो और ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो देखो परिपथ के इंडक्टेंस मतलब एक्सएल का होता है फॉर्मूला, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ और एल। आप पूछ आवृत्ति के घटने से, तो देखो आवृत्ति समानुपाती एक्सएल के, तो आवृत्ति घटेगी तो उसका इंडक्टेंस भी घटेगा। ऑप्शन नंबर देखो घटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का संधारित्र प्रतिघात की बात कर रहा है, मतलब एक्सी की बात कर रहा है, और एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ और सी। ठीक है ना। इसमें एक्सी के व्युत्क्रमानुपाती होता है एफ, मतलब यदि आवृत्ति घटेगी तो संधारित्र का जो प्रतिघात है वो बढ़ेगा। अब देखो
आवृत्ति के बड़े, इसको आवृत्ति को बढ़ाया जा रहा है, आवृत्ति को बढ़ाया जा रहा है तो संधारित्र प्रतिघात ऑटोमेटिक घटेगा। देखो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, बस केवल दो फॉर्मूले याद रखने। एक्स एल बराबर होता है 2πfl, ठीक है ना। तो मतलब आवृत्ति समानुपाती होती है एक्स एल के। एक होता है एक्स सी बराबर होता है 1/2πf और सी, मतलब आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होती है संधारित्र प्रतिघात से। इन दो फॉर्मूले से आप इन दोनों के आंसर आसानी से पुटअप कर सकते हो। तो आंसर नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 43 देखो, यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की धारा, देखो शुद्ध इंडक्टिव की परिपथ की आवृत्ति को हम आधा कर दें, ठीक है। एक्सएल बराबर होता है 1/2πf और सी, ठीक है ना। इसकी हम आवृत्ति कर दी आधी कर दी, मतलब एफ के बाद बट तो ये एक्सएल हो जाएगा 2/2πf और सी। ये एक्सएल का मान हो गया दुगना। अब ये पूछ रहा परिपथ में धारा पूछ रहा, धारा हो तो बी बराबर आई, आर की जगह हम एक्सएल रख देंगे। तो जब ये एक्सएल दुगना हो गया तो ऑटोमेटिक धारा पूछ रहा है, तो ये एक्सएल हो गया तो आई का मान निकालना, आई हो जाएगा बी अपॉन एक्सएल, ठीक है। वैल्यू रख दो तो बी बरे एक्सएल का मान कितना 2 बटे ऊपर वाला 2πfl, मतलब जो वैल्यू है उसकी दुगनी प्राप्त होगी अपन को, ठीक है ना। तो 43 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यदि आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ये बोर्ड पे मैं ज़्यादा भी नहीं समझा सकता, तो इसलिए प्लीज़ कृपया करके खुद थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के आंसर को पुटअप करने की कोशिश करो, ठीक है ना। बाकी डिटेलिंग में कई बार बता देता हूँ ये चीज़ें, लेकिन इस हेड बोर्ड में इतना ही समझा सकता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 44 आंसर, 100 चक्र प्रति सेकंड आवृत्ति है, ठीक है, वाले प्रतिवर्ती धारा पर कैपेसिटेंस 25 ओम का रिएक्टेंस लगाया जाता है। यदि आवृत्ति घटकर 50 चक्र प्रति सेकंड हो जाएगी तो रिलेक्टेंस होगा। देखो एक्सएल जस्ट इसके विपरीत है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है 25, मैंने आपको पहले ही बताया एक्सएल होता है क्या 1/2πf और सी। हमने आवृत्ति घटाई है, मतलब आवृत्ति कर दी आधी, तो ऑटोमेटिक समझ जाओ ये जो एक्सएल है इसका मान दुगना हो जाएगा, तो 25 की जगह 50 ओम हो जाएगा। इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप गणना के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हो। यदि इनमें आपस में रिलेशन देखोगे तब भी आप आंसर दे पाओगे, इजीली मतलब आंसर दे दोगे आप। और यदि इसको वैसे फॉर्मूले से करोगे तो भी इसको इजीली आंसर आप दे पाओगे। तो देखो एक दूसरे के विपरीत है, मतलब यदि हमने आवृत्ति को आधा कर दिया तो अपन का जो कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस है वो ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा, तो 25 की जगह 50 ओम का आंसर निकल के आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो परिपथ का थीटा गुणांक होता है, परिपथ का बताई दिए आर अपॉन जेड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये परिपथ का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ 0.6 शक्ति गुणांक की पश्चगामी पर एसी परिपथ का इनपुट दे रखा 10 kV है, ठीक है। परिपथ द्वारा ली गई शक्ति याद करो। देखो P बराबर होता है B गुना I इंटू कोस फाई, सबके मान अपन के पास गिवन है। B गुना I का मान है 10, तो 10 रख दो। कोस थीटा क्या है, पावर फैक्टर है, 0.6 है तो 0.6 रख दो। तो इसको गुना करेंगे 6 किलोवाट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, किसी एसी परिपथ में देखो ट्रिंगल के माध्यम से इसको आसानी से हल किया जा सकता है। कोई एसी परिपथ है, ठीक है ना, जिसमें 20 kVA और 12 kVAr का मान दिया गया है, तो परिपथ में वास्तविक शक्ति ज्ञात करो। देखो kVA स्क्वायर बराबर होता है KW स्क्वायर प्लस kVAr का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अपन को KW का मान ज्ञात करना, तो KW स्क्वायर हो जाएगा टोटल पावर, मतलब 20 का होल स्क्वायर। इसको अपन मान KVA दे रखा है अपन को, और KW को बिल्कुल सही है, KW का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मतलब 20 का स्क्वायर और माइनस
12 का स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूले के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर 400 माइनस के 12 का 144, ये 256 आएगा के डब्ल्यू का स्क्वायर, लेकिन अपन चाहिए के डब्ल्यू, तो 256 का रूट करेंगे तो 16 आंसर निकल के आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसको हल करने के लिए आपको ट्रिंगल याद रखना है, ये जो पावर फैक्टर ट्रिंगल है, ये पावर फैक्टर एंगल है, ये आपको याद रख लेना। याद कैसे रखना, देखो यहाँ तो आएगा के बी ए, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा के डब्ल्यू और यहाँ पे आ जाएगा के बी ए आर। बस ये चीज़ याद रखनी है और आर मतलब आसानी से आप आंसर कर पाओगे। कौन कौन सी वैल्यू अपन के पास दे रखी है, वही वाला सूत्र लगा देना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। इसी के माध्यम से अपन हल कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिएक्टिव पावर की यूनिट है, रिएक्टिव पावर ये तो आपको पता है के वी ए आर रिएक्टिव पावर की यूनिट है, लेकिन इसमें के नहीं है लेकिन वी ए आर है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो के वी आर, देखो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये के वी ए आर और वी ए आर में अंतर क्या है। देखो यदि मात्रक छोटा है, यूनिट छोटी, जब तो वी ए आर का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन उसका मान बहुत ज़्यादा है तो के का मतलब क्या होता है, के का मतलब 1000 ही तो होता है। तो वैल्यू यदि ज़्यादा होने, जैसे माना कि 1100 है, ठीक है, 1100 वोल्टेज है, अब ये 1100 वोल्ट 11000 होते तो हम 11 के अपन इसमें लिख देते, तो वो थोड़ा आसान रहता है और अच्छा भी लगता है, दोनों बातें इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 49, आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट सीरीज में पुटअप करेंगे। देखो एक आरएलसी सर्किट है, ठीक है, परिपथ में प्रतिरोध का मान दे रखा, आर का मान दे रखा 6, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान दे रखा 8 ओम, ओके, एक्सएल का मान दे रखा है 8 और कैपेसिटेंस का मान दे रखा है 16। तो परिपथ का इंडक्टेंस पूछ रहा था, ये तो बहुत आसान है। जेड बराबर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस के, एक्सी का मान बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। रखो मान, आर स्क्वायर का मान कितना 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस मतलब 16 माइनस 8 करेंगे तो ये 8 निकल के आ जाएगा, ये रूट ऑफ द, ठीक है। ये हो जाएगा 36 प्लस ये 8 आएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 64 बाई रूट करेंगे तो ये कुल मिला के 100 आया और 100 का ले लेंगे अपन रूट, तो 10 आंसर आ जाएगा। 10 जेड का मान कितना आएगा 10 ओम, है क्या कोई आंसर, बिल्कुल है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि आरएलसी सर्किट है तो उसमें जो टोटल इम्पिडेंस का मान है वो होता है जेड बराबर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जिसमें से जिसका मान ज़्यादा है उसको उसमें से घटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, सर ये इस प्रश्न में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, ये मेरी समझ में नहीं आया। और देखो समझने से पहले आपको फॉर्मूले और बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। आप डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको कोई चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा आपका बेसिक ज्ञान बढ़ा लीजिए, और वीडियो को यदि 1-2 बार आप देखोगे ना तो ऑलरेडी सारी चीज़ें समझ में आने लगे, इतना टफ काम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 11th-12th में जिसके पास में फिजिक्स है, पर्टिकुलर मैं अपने स्कूल के बच्चों से बात कर रहा हूँ, जिसके पास 11th-12th में फिजिक्स है उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि आईआईटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, आईटीआई में भी तो आते ही आते हैं, लेकिन आईआईटी की जो बच्चे तैयारी करेंगे उनमें ये इनमें से 2-4 प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आप मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करो, और मुझे भी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो हो सके जितने वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा उनको कहो कि ये चैनल है, इसको प्लीज़ सपोर्ट करें सर का, और मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा और आपको सपोर्ट करता रहूँगा। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।